हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों, आज हम भारत के वैभवपूर्ण अतीत का पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। ये चैप्टर कक्षा 12 के आरबीएसई बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 का 6 नंबर पार्ट है। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके जो अभी लॉकडाउन में स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है और उन्हें पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही हो। तो सो प्लीज़ इस पार्ट का हम अब शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत में नाविक शक्ति के विकास का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न है, कल हमने यहीं से स्टार्ट करना था। अब प्रश्न का जो उत्तर है, प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया है। भारत में जो जलयान बनाए जाते थे वो इतने शक्तिशाली थे कि वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों को सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को लेकर सुदूर देशों तक ले जाए जा सकते थे। सुदूर यानी दूर देशों तक लेकर जाए जा सकते थे। यानी कि हमारे प्राचीन समय में भारत की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। अब इसको आगे बढ़ाते हुए इसी प्रकार के एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फाहियान दक्षिणी भारत से अपने देश चीन को गया था। दक्षिणी भारत से अपने देश चीन को गए, इसका ये उदाहरण मिलता है। 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ विकसित बंदरगाह थे और उत्खनन में प्राप्त सौराष्ट्र का लोथल बंदरगाह और शास्त्र युद्ध प्रणाली से बना था। शास्त्र शुद्ध प्रणाली से बना था। इसके अलावा पश्चिमी तट पर सोपारा और भृगु कच्छ भी प्रसिद्ध बंदरगाह थे। आप लोग याद करेंगे इन बंदरगाहों के नाम, सौराष्ट्र का लोथल बंदरगाह और इसके अलावा पश्चिमी तट पर सोपरा और भृगु कच्छ भी प्रसिद्ध बंदरगाह थे। और इन्हीं बंदरगाहों से मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से व्यापार होता था। और प्रथम शताब्दी में पेरिप्लस में चोल, दमोह में राजापुर, मालवाण, गोवा, कोटायम, कोरनाक, मछलीपट्टनम और कावेरीपट्टनम के बंदरगाहों का भी उल्लेख मिलता है। अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर और बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम महोदधि था। ये नाम याद रखेंगे आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है कि अरब सागर का प्राचीन नाम क्या है, तो आप कहोगे रत्नाकर, और बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम क्या है, महोदधि। प्राचीन भारत में नाविक शक्ति को जानने के स्रोत सिंधु सरस्वती सभ्यता की अनेक मोहरों व पात्रों पर जलपोत के चित्र हैं और सांची व भरहुत शिल्प में चप्पू वाले पोत, केबिन वाली नौका के साक्ष्य हैं। अब आते हैं जातक ग्रंथ। जैन धर्म के जातक ग्रंथों में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख मिलता है। युक्ति कल्पतरु, थार के राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक युक्ति कल्पतरु में नौका निर्माण और नौकाओं के प्रकार का विस्तृत उल्लेख है। तो दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, युक्ति कल्पतरु नामक पुस्तक का लेखक किसने किया था, इसमें किन का वर्णन किया गया है। अरब यात्री विवरण। दिशा ज्ञान के लिए भारतीय नाविकों द्वारा लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग करने का उल्लेख कुछ अरब यात्रियों ने किया है। यहाँ पर लौह मत्स्य यंत्र का अर्थ है कि दिशा ज्ञान परीक्षण यंत्र, जो अरबी यात्रियों ने इसका उल्लेख किया था। मेगस्थनीज ने 9 दलों के नौकाओं का भी उल्लेख किया है। प्रत्येक नौका के प्रमुख को कर्णधार या महासारथ कहा जाता था। यहाँ की अब हम इसको कैप्टन कहते हैं, उस समय उसको क्या कहा जाता था, कर्णधार या महासारथ। पतवार संभालने के कार्य नियामक करते थे। जलपोत के प्रबंध के लिए स्वतंत्र अधिकारी रहते थे जिन्हें दत्त रश्मि ग्राहक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, दत्त रश्मि ग्राहक कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अब अगला प्रश्न है हमारा, पाषाण संस्कृति का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत में प्राग ऐतिहासिक पाषाण संस्कृति। विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किए गए कार्यकलापों को 2 भागों में बांट लिया है। जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है तब से मानव तक के क्रियाकलापों के इतिहास को सम्मिलित किया है। इससे पूर्व द्वारा मानव क्रियाकलाप को प्राक ऐतिहासिक कहते हैं।
ये ध्यान रखेंगे। प्राग ऐतिहासिक का अर्थ है लिखित इतिहास से पहले का, जो लिखा हुआ इतिहास है उससे पहले को क्या कहते हैं? प्राग इतिहास। इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें मानव सिर्फ पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण पत्थर के थे, इसलिए हम इस समय के मानव को पाषाण युगीन मानव कहते हैं। यानी कि जब मानव के अधिकांश उपकरण पत्थर के थे, यानी पत्थरों के द्वारा वो कार्य करता था, इसलिए उसको पाषाण युग कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मानव ने लंबे समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया। भारत में शिवालिक पहाड़ियों में 20 लाख वर्ष पूर्व पुराने पाषाण उपकरण मिले। पाषाण उपकरण में ये उपकरण पाषाण प्रारंभ में ये उपकरण के बजाय सामान्य पत्थर से प्रतीत होते थे। धीरे धीरे इसमें विकास हुआ और इन पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और महापाषाण। ये 3 भाग हैं, ध्यान रखेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मानव और उपकरण। पूरा पाषाण काल के उपकरण 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाए थे, जो आकार में बड़े और मोटे तथा सुगढ़ नहीं थे। इस काल को भी विद्वानों निम्न, मध्य और उच्च पाषाण में विभाजित किया है। मध्य पाषाण का मानव और उपकरण। मध्य पाषाण में पत्थरों के उपकरणों का आकार छोटा होता गया और लघु आकार के इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल के पाषाण पुरा स्थलों से जो तिथियां प्राप्त हुई है, उनसे इसका काल निर्धारण 12,000 वर्ष पूर्व का है। मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक खाद्य संग्राहक अवस्था में रहने लगा। यहाँ पर मानव आखेटक यानी शिकार करना, खाद्य संग्राहक यानी आज खाना हमने 2 दिनों का इकट्ठा कर लिया, ये मानव में ये प्रवृत्ति आने लगी। पशुपालन की ओर धीरे धीरे अग्रसर हुआ और नदी तटों और झीलों के किनारे मानव लकड़ी व घास फूस की गोल झोंपड़ियां बनाकर रहने लगा। मिट्टी के पात्र का उपयोग में लेने लगा और खाद्य सामग्री को पकाने भी लगा था इस समय। अब आते हैं नवपाषाण का मानव व उपकरण। नवपाषाण काल में मानव ने ऐसे उपकरण बनाना शुरू किया जो कृषि कार्य एवं पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। इनमें कुल्हाड़ियां, बसूला, छिद्रित वर्त, हथौड़ा, सिल्लोड, ओंखली आदि मुख्य थे। ये उपकरण बेसाल जैसे कठोर पत्थरों के थे। नवपाषाण काल तक आते आते मानव ने कृषि और पशुपालन करना सीख लिया और इन कार्यों के कारण मानव एक जगह टिक कर रहने लगा। इसी प्रकार आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के नए युग की शुरुआत हुई। अब आते हैं प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय और शैल कला। शैलाश्रय मतलब शैल इन पत्थरों से निर्मित घर, और शैल कला इन पर उकेरी हुई जो आकृतियां, जो कलाएं थी वो। आदिकाल में मानव प्रारंभ में पर्वतीय एवं नदी घाटी क्षेत्र में गुफाओं, चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थलों में रहता था, जिन्हें शैलाश्रय कहा जाता है। शैल कला आदिकाल में मानव ने अपने आश्रय स्थलों में शैलाश्रय की छतों, दीवारों पर जो चित्रांकन किया है उसे शैल चित्र कहते हैं। शैल कला क्या? तो आदिकाल में मानव ने अपने आश्रय स्थलों में शैलाश्रय की छतों, दीवारों पर जो चित्रांकन किया है उसे शैल चित्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं। शैल कला से प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अजंता की चित्रराशि, दुर्गों के महलों के भित्ति चित्र की भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। भारत देश के पर्वतीय नदी क्षेत्र में शैल चित्र प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब देखते हैं आगे। भारत में कहां कहां मिलते हैं शैल चित्र? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। राजस्थान में चंबल नदी घाटी क्षेत्र, बारा, अलानिया, विलासगढ़, दर्रा, रावतभाटा, कपिलधारा, बूंदी, विराटनगर, जयपुर में हरसोरा, अलवर व समदा आदि स्थानों पर शैलाश्रयों के चित्र मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा और सागर प्रमुख है। ध्यान रखेंगे ये सभी प्रदेश किसमें है? मध्य प्रदेश में। अब आते हैं गुजरात में। पुराविद VH सोनवाने को चंद्रावती गुजरात में मध्य पाषाण युगीन उपकरणों पर रेखांकन मिला है। ये चित्र अधिकांशतया लाल व गेरू रंग के हैं।
उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में ये मिले हैं शैल चित्र यहाँ पर। अब अगला प्रश्न आता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता पर लेख लिखिए। दोस्तों ये प्रश्न हम अगले पार्ट में करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा यदि आपने हमारे बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे पार्ट को देख लीजिए, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे स्टडी विद पूनम सर के प्ले लिस्ट हिस्ट्री या फिर क्लास 12th के उसके अंदर ये चैप्टर का जो ये पार्ट है वो दिए गए हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर कल इसके 7वें पार्ट में।